तुम क्लास 10th में हो और अपने साइंस के बोर्ड एग्जाम में 80 में से एटलीस्ट 5 मार्क्स पक्के करना चाहते हो तो लिसन टू मी केयरफुली। आज के हमारे इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के बुक का सबसे सिंपल, सबसे बेसिक येट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जहां पे फ्री के मार्क्स मिलते हैं। उस चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। इस चैप्टर को आज वन शॉट तरीके से करेंगे डिस्कस, बट एट द सेम टाइम इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। तो रेडी हो जाओ, करते हैं स्टार्ट चैप्टर आर एनवायरमेंट के साथ। तो चैप्टर का टाइटल है आर एनवायरमेंट। आर का मतलब होता है हमारा और एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स। और अगर मैं हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की बात करूं तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे लेक है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे ओशन है, कहीं पे पॉन्ड है, राइट। चलो एग्जाम्पल लेते हैं डेजर्ट का एंड माउंटेन का। डेजर्ट में जैसी सॉइल मिलती है क्या वैसी सॉइल माउंटेन में मिलती है? नहीं। क्या जो प्लांट डेजर्ट में मिलते हैं क्या वही प्लांट माउंटेन में मिलते हैं? नहीं। जिस तरीके के एनिमल डेजर्ट में मिलते हैं क्या सही सेम वही एनिमल माउंटेन में मिलते हैं? नहीं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि हमारी एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके के क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है, और उन ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स यानी कि उन एरिया में पाए जाने वाली चीजें क्या है वो भी डिफरेंट है। और यहीं से बेटा क्या आता है हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो बेटा इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इकोसिस्टम ये शब्द बेटा दो चीजों से मिलकर बना है। इकोसिस्टम आया है इकोलॉजिकल सिस्टम से। इकोसिस्टम कहां से आया है बेटा? इकोसिस्टम आया है इकोलॉजिकल सिस्टम से। अब बेटा आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जब भी हम ये शब्द यूज करते हैं सिस्टम, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल थिंग। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं आपके बॉडी में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, क्या वो एक सिंगल चीज से मिलकर बना है? नहीं। वहां पे अलग अलग ऑर्गन साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा माउथ है, फूड पाइप है, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। भाई जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं दो जाके बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। नोज है, विंड पाइप है, लंग्स है, ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तो जाके बनता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो वैसे ही भाई हमने बोला कि यार ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, हमने बोला कि ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, हमने बोला ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो भाई एक सिस्टम है और ये तभी काम कर पाएगा जब यहाँ पे पाए जाने वाली चीजें साथ मिलके काम करेंगी, राइट। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इकोसिस्टम एक तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया होता है और ज्योग्राफिकल ये जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ पर दो चीजें पाई जाती हैं। इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। There are two components of ecosystem. Ecosystem क्या है भाई? Ecosystem दो चीजों से मिलकर बना होता है। There are two components of ecosystem. पहला component होता है बायोटिक component और दूसरा component होता है एबायोटिक component। भाई बायोटिक component में बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आ जाते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट में बेटा जितने भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं बोलूं ये क्या है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम का हमने डायग्राम बनाया हुआ है। तो बेटा इस पॉन्ड के अंदर आपको क्या क्या लिविंग चीजें देखने को मिलेंगी? तो आप बोलोगे मैम इस पॉन्ड के अंदर फिशेस हैं, फ्रॉग है ना, प्लांट है, ये सब लिविंग है। वेरी गुड। इस पॉन्ड के अंदर क्या कुछ नॉन लिविंग चीजें हैं? मैम बिल्कुल है। यहाँ पे वाटर है जो कि नॉन लिविंग है, आसपास आपको छोटे मोटे पेबल्स दिख जाएंगे, स्टोन्स दिख जाएंगे जो कि नॉन लिविंग है, आसपास थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, सॉइल होगी जो कि नॉन लिविंग है, राइट। अब बेटा इस पॉन्ड के अंदर आप इस बात को समझने की कोशिश करना, इस पॉन्ड के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे सोचने की, समझने की कोशिश करना। ये प्लांट्स लिविंग है, क्या ये प्लांट्स खाना बना पाएंगे बिना सनलाइट के? नो। क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे बिना वाटर के? नहीं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, प्लांट को वाटर चाहिए होता है, जो कि ये तीनों चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी वर्किंग के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेटा? कहीं ना कहीं वो एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि बेटा अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, फोटोसिंथेसिस करके खाना तभी बना पाएगा जब उसको नॉन लिविंग चीजें जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल ये सब मिलेगा, राइट। और बेटा आप ऐसे भी सोचो
ऐसे सोचो अगर ह्यूमन बींग्स है ना या बाकी सब ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे तो हम देखो बेटा क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी वजह से मेंटेन हो पाता है। अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो एनवायरमेंट में बेटा बैलेंस बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं बेटा हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस क्यों बन पाता है, क्योंकि बेटा लिविंग चीजों को नॉन लिविंग चीजों की जरूरत है और नॉन लिविंग चीजों को लिविंग चीजों की जरूरत है। अब बेटा यहां से डेफिनेशन बनाएंगे। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक तरीके का ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो एन इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर abiotic and biotic component exist and interact with each other। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर abiotic and biotic component दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी को हमने बोला इकोसिस्टम। अब अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। क्यों मैम? व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम? हम सबको अलग क्यों बोल रहे हैं? देखो बेटा आपके सामने कुछ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। व्हाई दे आर रेफर्ड एज डिफरेंट डिफरेंट टाइप? सब कुछ तो कॉमन है मैम, सब तो हमारे एनवायरमेंट में मतलब हमारे आसपास देखने को मिलता है। इनको अलग अलग क्यों कहा गया है? भाई इनको अलग अलग इसलिए रेफर किया जा रहा है क्योंकि बेटा फॉरेस्ट में हमें जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे वो रिवर में देखने को नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? रिवर में हमें मछलियां देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट में बेटा हमें जमीन पे मछलियां तैरती थोड़ी ना दिखेंगी। समझ रहे हो बेटा? रिवर के आसपास जिस तरीके के प्लांट्स होंगे है ना, या रिवर के अंदर जिस तरीके के प्लांट्स होंगे फॉरेस्ट में उस तरीके के थोड़ी होंगे, राइट? अगर मैं डेजर्ट को कंपेयर करूं माउंटेन के साथ तो सेम चीज बेटा अभी हमने डिस्कस करी। भाई डेजर्ट में जो हमें स्नेक्स, जो कैमल वगैरह देखने को मिलते हैं वो माउंटेन में देखने को नहीं मिलेंगे उस तरीके के, राइट? तो इसलिए बेटा इन सबको एक अलग इकोसिस्टम बोला जाता है। तो फॉरेस्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड अपने आप में एक इकोसिस्टम है, माउंटेन अपने आप में एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट, रिवर, ओशन, पॉन्ड अपने आप में सब क्या है बेटा? एक इकोसिस्टम माना जाता है। सिंपल सी बात समझ आई? इकोसिस्टम क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे लिविंग चीजें भी हैं, नॉन लिविंग चीजें भी हैं और आपस में दोनों साथ में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, साथ मिलके काम करती हैं, साथ मिलके काम करती हैं। बेटा आप इस बात को समझने की कोशिश करना, फॉरेस्ट में जितना जरूरी कोई जानवर है, जितना जरूरी कोई पौधा है, प्लांट है, उतना ही जरूरी बेटा वहां पे एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है। सोचो बेटा अगर प्लांट को सॉइल ही नहीं मिलेगी तो वो कहां ग्रो करेगा? अगर प्लांट को सनलाइट ही नहीं मिलेगी तो वो कहां ग्रो करेगा? अब तुम अपना एग्जांपल ले लो भाई, अगर हमें एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, राइट? तो बेटा लिविंग चीजों को बहुत जरूरत होती है नॉन लिविंग चीजों की। तो को एग्जिस्टेंस है, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज एक साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जो एक सिस्टम डेवलप हुआ दोनों की प्रेजेंस की वजह से, उस सिस्टम को हमने नाम दिया इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम, और ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। अब बेटा इकोसिस्टम को भी क्या किया गया है बेटा? इकोसिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? इकोसिस्टम को भी बेटा दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या फिर मैनमेड इकोसिस्टम। भाई ऐसे इकोसिस्टम जिसको नेचर ने बनाया है ना, जिसको नेचर ने बनाया है। भाई नेचर ने हमने बनाया क्या बेटा? मैंने ओशन बनाया है क्या जाके? नहीं। मैंने माउंटेन बनाया है क्या? ह्यूमंस ने बनाया माउंटेन्स? नहीं। डेजर्ट ह्यूमन ने बनाया है? नहीं। नेचर ने, भगवान जी ने बना के दिया हमको ये, तो नेचुरली प्रेजेंट है बेटा। ये हमारे अर्थ पे नेचुरली माउंटेन्स, ओशन, डेजर्ट ये सब पाया जाता है। तो जो चीजें नेचर ने बनाई वो हो गई नेचुरल इकोसिस्टम। तो बेटा इकोसिस्टम विच ऑपरेट इन नेचर बाय देमसेल्व्स, और ये खुद ब खुद काम करते हैं, ये खुद ब खुद काम करते हैं। भाई मैं समंदर के पानी के अंदर डेली नमक छिड़क के नहीं आती, सॉल्टी वाटर मेंटेन करना पड़ेगा? नहीं। ओशन अपने आप खुद को मेंटेन कर रहा है बेटा, है ना? मैं जाके ये नहीं बोल के आती मम्मी आज मैं जा रही हूँ, आज मुझे ऑफिस के बाद जाना है, क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर मैम नमक कम हो गया था, है ना, तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, नेचर खुद ब खुद इस चीज को मेंटेन कर रहा है, राइट? तो बेटा नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो नेचर बनाता है और नेचर खुद ब खुद उसका क्या करता है? उसको ऑपरेट करता है, खुद ब खुद नेचर उसका ख्याल भी रखता है। बट बेटा कुछ ऐसी इकोसिस्टम है जिसको ह्यूमंस ने बनाया और उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे बेटा आपने अपने घर के बाहर गार्डन बनाया हुआ है,
ठीक है। तो आप वहां पे बेटा डिसाइड करते हो ना कि मुझे कौन सा पौधा उगाना है, मुझे आज इसमें खाद डालनी है, आज मुझे, है ना, आज मुझे ये एक्स्ट्रा हो गया है घास फूस तो ये मुझे काटनी है, समझ रहे हो बेटा। तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर आप जू की बात करो, जू एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बट आपको बेटा उसको मेंटेन करना पड़ता है, आपको वहां पे जानवरों को खाना डालना पड़ेगा, आपको वहां पे उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बट आप बेटा हर तीसरे दिन जंगल में जाके जानवरों का ख्याल नहीं रखते हो, समझो इस बात को, राइट। तो बेटा जहां पे ह्यूमन एफर्ट लगा के मेंटेन करना पड़े वो हो गया आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड, जहां पे जरूरत ना पड़े वो हो गया नेचुरल। अब बेटा नेचुरल इकोसिस्टम भी जो है, नेचुरल इकोसिस्टम भी जो है बेटा वो क्या है, दो तरीके का है। एक हो गया हमारा लैंड बेस्ड इकोसिस्टम जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, जो जमीन वाले हो गए। तो देखो बेटा जैसे कि डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ गए। फिर आ जाता है बेटा हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे कि बेटा रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब क्या हो गया बेटा, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ गया, क्योंकि यहाँ का पानी फ्रेश वाटर होता है। फिर आ गया सी, है ना, सी या ओशन, ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए हमारे मरीन वाटर इकोसिस्टम, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। चलो अब बेटा आ जाते हैं किसके अंदर, अब आ जाते हैं मैनमेड इकोसिस्टम में ही, है ना। मैनमेड इकोसिस्टम को ही बेटा हम क्या बोल रहे हैं, ये नाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखो बेटा, तो क्रॉप फील्ड हो गया बेटा, क्रॉप फील्ड जहां पे बेटा क्या हम फसल वगैरह उगाते हैं, तो क्रॉप फील्ड, एग्रीकल्चर लैंड, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, एक्वेरियम हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गए, जू हो गए, ये सब क्या है बेटा, ये सब मैनमेड इकोसिस्टम में आते हैं। इन सबको बेटा हमें मेंटेन करना पड़ता है ना। एक्वेरियम की अगर हम बात करें बेटा, हमें पता है ना हम एक्वेरियम में मछलियां रखते हैं। अच्छा, एक्वेरियम को हम इकोसिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्यों भाई, क्यों ना बोले, क्या वहां पे पानी नहीं है? क्या वहां पे मछली नहीं है? लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं, है ना, और साथ में बेटा वहां पे वो एग्जिस्ट करती हैं। अब आप एक बताओ, एक्वेरियम का पानी बदलते हो ना, हर एक दो दिन में पानी बदलते हो, मेंटेन करना पड़ता है, राइट। चलिए, तो ये क्या हो गए बेटा, आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गए, और ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पे। बट मैम ये तो हमें पता है ना, हमारे इकोसिस्टम में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, हमारे इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो भाई एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो आ जाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। तो भाई नॉन लिविंग क्या है, हमारे इकोसिस्टम के अंदर किस चीज को हम एबायोटिक कंपोनेंट में रखेंगे। तो भाई जैसे कि अगर हम बात करें एयर की, वाटर की, विंड की, सॉइल की, टेम्परेचर की, रेनफॉल की, स्टोन्स की, रॉक्स की, ये सब क्या है बेटा, ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं। तो बेटा हमारे इकोसिस्टम में जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं, जैसे कि एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट होता है। सनलाइट कैसे भूल सकते हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गया, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग चीजें आ गई, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बेटा ह्यूमन बींग्स हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई होगी, ये सब ये क्या है बेटा, ये सब लिविंग है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट में रखा जाता है। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में बांट दिया। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम के अंदर पाया जा रहा है, या तो वो प्रोड्यूसर है, या फिर वो क्या है, कंज्यूमर है, या फिर वो डिकम्पोजर है। तो किसी भी इकोसिस्टम में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म या तो प्रोड्यूसर होता है, या फिर कंज्यूमर होता है, या फिर डिकम्पोजर होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, बेटा आपने ये तो सुना ही होगा कि फूड चेन होती है। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमें ये बताता है कौन ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है। तो बेटा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, एक फूड चेन है जिसमें हमारे पास ग्रास है। ग्रास को बेटा ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक ने खाया, स्नेक को बेटा कोई ईगल वगैरह, है ना, ईगल या हॉक उड़ा के ले गई, बाज जिसको बोलते हैं, उड़ा के ले गई और खा गई, उसको खा लिया, राइट। चलो ये बात तो मैम समझ आ गई। अब बेटा मुझे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना प्रोड्यूस कर सकता है। तो मैम ये तो बहुत सिंपल है, प्लांट। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो बेटा किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे डेजर्ट है, चाहे ओशन है, चाहे पॉन्ड है, चाहे रिवर है, माउंटेन है, वहां पे पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना रहा है तो हम बोल देंगे ये प्रोड्यूसर है, हम बोल देंगे ये क्या है, प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर्स बेसिकली क्या होते हैं भाई,
प्रोड्यूसर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो अपना खाना खुद बनाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा इस कैटेगरी में कौन आ जाता है? ग्रीन प्लांट्स, है ना। ग्रीन प्लांट्स मतलब क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा। इसके अलावा बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। याद करो हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकते हैं। तो बेटा जो समंदर हो गया, जो वाटर बॉडीज हो गई, उनके सरफेस पे ये छोटे छोटे क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया नाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्लोट करते रहते हैं और पानी के अंदर बेटा ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना बनाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है इन द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और खाना बनाते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब मैम ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी के बारे में, विच इज कंज्यूमर। तो भाई प्लांट्स ने तो खाना बना दिया, बैक्टीरिया ने तो अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बना दिया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं बेटा जिनको रखा जाता है कंज्यूमर की कैटेगरी में। कंज्यूमर की कैटेगरी में भाई कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे प्लांट ने क्या किया? हमारी जो प्लांट है या जिसको मैं बोल रही हूँ ग्रास है, इसने फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया। ग्रास हॉपर ने क्या किया बेटा? ग्रास हॉपर ने क्या किया? दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लिया। इसने क्या कर लिया बेटा? इसने ग्रास को खाया। तो इसने ग्रास को खाया मतलब इसने ग्रास को कंज्यूम किया ना भाई। ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया तो यानी इसने ग्रास को कंज्यूम किया, तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा? कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? कंज्यूमर। अब बेटा यहाँ पे देखो, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर को खा रहा है, ये प्रोड्यूसर था, इसने प्रोड्यूसर को खाया तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब बेटा ग्रास हॉपर को मान लेते हैं किसी स्नेक ने खाया, तो बेटा क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा गया, प्राइमरी कंज्यूमर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा गया, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है भाई। अब बेटा इस स्नेक को क्या मान लेते हैं बेटा? कोई हॉक या ईगल खा गई, तो हम क्या बोलेंगे? ऑक या ईगल क्या है? हम बोलेंगे ये क्या है? ये टर्शरी कंज्यूमर है। तो जो प्रोड्यूसर को खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाता है वो होता है टर्शरी कंज्यूमर। ये क्या है मैम? चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये सुनो। अब देखो बेटा प्राइमरी, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो देख लिया, राइट? के हमारे कंज्यूमर्स भी क्या हो सकते हैं? तीन तरीके के। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर को खाए, ठीक है, सेकेंडरी जो इसको खाए, टर्शरी जो इसको खाए। मैम अगर कोई टर्शरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपने अगर कभी भी बेटा हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर ये टर्म सुने हैं तो सुने भी होंगे भाई छोटी क्लासेस में, है ना। तो बेटा हर्बीवोर क्या होता है? है ना, भेड़, बकरियां, है ना, प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है जिनकी, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, राइट, वो हर्बीवोर्स हो गए। कार्निवोर्स क्या होते हैं बेटा? कार्निवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल बेस्ड डाइट कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो दूसरों के मीट को, दूसरों के फ्लैश को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। और ओमनीवोर क्या होते हैं बेटा? ओमनीवोर जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जो प्लांट और एनिमल दोनों को कंज्यूम करते हैं। तो हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर बेटा कंज्यूमर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। ये क्या है मैम? व्हाट इज डीकंपोजर्स? बेटा डीकंपोजर्स के साथ एक टर्म लिखा है जिसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज सैप्रोट्रॉफिक? याद करो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था, याद है? नहीं मैम भूल गए, गजनी है हम, गजनी सब भूल जाते हैं। तो भाई सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग, मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों पे क्या करते हैं? फीड करते हैं। जैसे मान लो भाई अनफॉर्चुनेटली सलमान भाई से मुलाकात हो गई इसकी, है ना, और बेचारा नहीं रहा, सॉरी सल्लू भाई, ठीक है ना। तो भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये दिस इज डेड, राइट? ये क्या है बेटा? दिस इज अ डेड ऑर्गेनिज्म नाउ। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ये मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खाना बहुत पसंद है ना। तो बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इसकी बॉडी के ऊपर आके फीड करने लगेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोट्रॉफ्स। याद है ना, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी के ऊपर, डेड डिकेइंग, डेड मतलब मरा हुआ, डिकेइंग मतलब सड़ी हुई बॉडी के ऊपर जाके फीड करते हैं। तो मान लेते हैं बेटा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मान लेते हैं हमने ये क्या बना दिए, हमने यहाँ पे मान लेते हैं बेटा डीकंपोजर बना दिए।
अब जब बेटा डीकंपोजर क्या होते हैं बेटा, आपको पता है ना, जो बॉडी को डीकंपोज करे, तो बेटा धीरे 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 वो क्या करेंगे बेटा, इसकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे। अब जब बेटा वो डीकंपोजर बेटा इसकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है बेटा, डीकंपोजर जब इसकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे तो क्या होगा भाई, इसकी बॉडी में जो भी चीजें होंगी, इसकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट निकलेगा ना। आप ऐसे सोचो बेटा, जब इसकी हड्डियां, जब इसकी बोन डिकम्पोज होंगी तो उसमें से क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, क्योंकि हड्डियां किससे मिलकर बनी थी, कैल्शियम से मिलकर बनी थी। जब इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी बेटा, उसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा, 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर, राइट। तो बेटा इसकी बॉडी में से बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी, है ना। वो बहुत सारी चीजें बेटा, जैसे कि मिनरल्स हो गए, है ना, हमारा वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें निकल के बेटा कहाँ जाएंगी, हमारी सॉइल में जाएंगी या फिर हमारी एयर में जाएंगी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एयर में चली गई, सॉइल में चली गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड गई है, ठीक है, तो उसको कौन यूज करेगा, प्लांट, है ना। अगर बेटा हमारी सॉइल में वाटर गया है, कौन यूज करेगा, प्लांट। अगर हमारी सॉइल में मिनरल्स गए हैं, कौन यूज करेगा, प्लांट। आप इसको ऐसे समझो बेटा, आप इसको ऐसे समझो, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, उसको प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया। फिर एक दिन क्या हुआ, है ना, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, तो बेटा बेचारा ये हॉक एक दिन मर गया। देखो उल्टा बना दिया है मैंने, दिस इज डेड, दिस इज डेड। तो सेम चीज बेटा वही मैं यहाँ पे बोलूंगी, भाई ये मर चुका है, इट इज डेड नाउ। तो इसकी बॉडी के ऊपर आके कौन फीड करेगा, इसकी बॉडी के ऊपर आके फीड करेंगे बेटा अलग अलग तरीके के सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि डेड एंड डिकेइंग बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। जब वो इसकी बॉडी को डीकंपोज करेंगे, बेटा मैं दोबारा सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो जब वो बेटा इसकी बॉडी को डीकंपोज करेंगे, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई बेटा, है ना, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, उसकी बॉडी में से बेटा अलग अलग चीजें निकलती हैं। उसकी बॉडी में से बेटा मिनरल्स निकलते हैं, उसकी बॉडी में से वाटर निकलता है, उसकी बॉडी में से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब आप इस बात को समझो बेटा, ये वाटर मिनरल कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और सॉइल में से बेटा इन सब चीजों को कौन लेता है, सॉइल से वाटर मिनरल कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, है ना। और अगर बेटा ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, तो हमें पता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो भाई ये सब चीजों को प्लांट यूज करेंगे, और जब ये सब चीजें प्लांट यूज करेंगे तभी वो खाना बना पाएंगे। सोचो, दिमाग के पहिए दौड़ाओ भाई। अगर मैं चाहती हूं प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाए, तो उसको क्या चाहिए, वाटर, वाटर, है ना। उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स, जो कि सॉइल में है। सॉइल में किसकी वजह से आ रही है, डीकंपोजर्स की वजह से आ रही है। तो आप देखो बेटा हमारे इकोसिस्टम के अंदर सब कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, कैसे सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर खाना नहीं बनाएगा तो इसको खाना नहीं मिलेगा, ये अगर जिंदा नहीं रह पाएगा तो ये भूखा मर जाएगा, और ये मर गया तो भाई ये भी भूखा मर जाएगा। अब ऐसे सोचो बेटा, हाँ आपको ऐसे लगता है कि यार मेन असली डॉन तो कौन है भाई, असली डॉन तो समृद्धि मैम, हाँ, असली डॉन तो प्लांट है मैम, क्योंकि अगर प्लांट नहीं खाना बनाएगा तो ये तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। सोच ठीक है, बट मैं आपको बताती हूं, द ओजी गैंगस्टर, द ओरिजिनल गैंगस्टर आर डीकंपोजर्स। क्योंकि अगर डीकंपोजर्स ने बेटा डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स को डीकंपोज करना छोड़ दिया, तो बताती हूं क्या होगा बेटा। अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे ना, तो हमारी सॉइल के अंदर मिनरल्स नहीं आ पाएंगे, और अगर हमारी सॉइल के अंदर मिनरल नहीं आ पाएंगे तो बेटा हमारे प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे, और अगर प्लांट नहीं ग्रो कर पाएंगे तो बेटा ग्रोथ नहीं करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आगे सोचो फूड चेन का क्या होगा, सब बंद हो जाएगा। तो ओजी गैंगस्टर्स आर डीकंपोजर्स। एंड नॉट ओनली दिस, आपको पता है बेटा हमारे एनवायरमेंट में इतनी सारी जो साइकिल्स पढ़ी होंगी ना आपने बचपन में, जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इन सब साइकिल्स को कराने में बेटा यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकंपोजर्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं की वजह से ये सब साइकिल्स हो पाती हैं, और न्यूट्रिएंट हमारी एनवायरमेंट में क्या होते हैं बेटा, एक जगह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम के टाइप्स क्या है, इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है। इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक चीजों से मिलकर बना है। बायोटिक मतलब सारी नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सो ऑन।
बायोटिक में बेटा सारी लिविंग चीजें 3 तरीके की हो सकती हैं, खाना बना रही हैं तो प्रोड्यूसर, कंज्यूम कर रही हैं तो कंज्यूम कर रही हैं तो कंज्यूमर, और जो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रही हैं तो वो क्या हो गया बेटा, डीकंपोजर्स। तीनों मिलके काम करते हैं तो जाके हमारा इकोसिस्टम काम कर पाता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये चीज जो मैंने आपको बोली बेटा वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जो बेटा मैंने अभी आपको बोला सारी चीजें बेटा वो यहाँ पे क्या है, लिखी हुई हैं। आप प्लीज याद से क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि सारी चीजें आपके नोट्स में नोटेड डाउन हो। चैप्टर के नोट्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे वहां से मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी दिया हुआ है बेटा, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स की टेंशन नहीं लेना, समझने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पूरी फंक्शनिंग कैसी होती है यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डीकंपोजर कैसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं भाई, डीकंपोजर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो ये वाला न्यूट्रिशन कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपको बेटा कॉम्बिनेशन चूज करना है जिसमें सब क्या हो, एबायोटिक चीजें हो। तो भाई बैक्टीरिया तो बायोटिक होता है तो ये गलत हो गया। टेम्परेचर, रेनफॉल, ऑक्सीजन, पीएच, सॉइल सब एबायोटिक है। एनिमल तो बायोटिक होता है भाई, ये तो गलत हो गया। ठीक है, वाटर, मिनरल, टेम्परेचर, प्लांट्स बायोटिक होते हैं बेटा, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या है बेटा, आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में इतने सारे स्टार लगा दिया क्योंकि आएगा। अब ये है क्या, What is this? देखो बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है we do not clean ponds or lakes but an aquarium needs to be cleaned, explain। वो कह रहा है कि भाई हम पॉन्ड को, लेक को जाके डेली साफ नहीं करते, बट अगर हम 2-3 दिन एक्वेरियम का पानी ना बदले, साफ ना करें तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा क्यों हमें एक्वेरियम का पानी क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो बेटा जिस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है भाई, आपको इस तरीके से सुंदर सा आंसर लिख कर आना है। आप सबसे पहले ये बताओगे एक्वेरियम क्या है। एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ये तो मैम हमें बात पता चल गई क्योंकि ह्यूमन ने इसको बनाया है। एक्वेरियम भगवान जी ने थोड़ी बना के भेजे हैं, एक्वेरियम तो हमने बनाया। तो ये क्या है, मैनमेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बट यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है जो कि कह रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है। अब इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट मतलब जहां पे किसी चीज की कमी हो। किस चीज की कमी है यहाँ पे मैम, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फिशेज है, यहाँ पे प्लांट है, सब कुछ तो है भाई। यहाँ पे कमी है डीकंपोजर्स की। हम जो पानी बेटा एक्वेरियम के अंदर डालते हैं, उस पानी के अंदर, उस सॉइल के अंदर बेटा डीकंपोजर नहीं होते। और मैंने क्या कहा, इकोसिस्टम के अंदर सब अपना काम करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम में मछलियों को हम खाना डालते हैं। अब बेटा उसमें से बहुत सारा खाना मछलियां खा लेती हैं, बट बहुत सारा खाना नहीं खा पाती, वो पानी में ही सेटल डाउन हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि POTY भी तो करती हैं मछलियां भी तो अपना कुछ वेस्ट निकालती होंगी, पानी में ही कर देती हैं, है ना, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो अब देखा जाए बेटा वो सड़ रही है चीजें, है ना, वो चीजें वहां पे पड़ी पड़ी सड़ने लगती हैं। अगर डीकंपोजर होते वो तो आ जाते, मेरा फेवरेट खाना सड़ा हुआ, मेरा फेवरेट खाना। बट यहाँ पे एक्वेरियम में बेटा कोई ऐसी चीज ही नहीं है, डीकंपोजर्स ही नहीं है जो जाके उस सड़ी हुई चीजों के ऊपर फीड कर सके, सड़ी हुई चीजों को क्या कर सके, डीकंपोज कर सके। तो क्योंकि यहाँ पे डीकंपोजर्स नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ डीकंपोजर्स, वो डिकेइंग चीजें, वो डिकेइंग मैटर वहीं पे पड़ा रहता है। और वो अगर बहुत लंबे टाइम तक बेटा उस पानी के अंदर पड़ा रहे तो वो पानी को टॉक्सिक कर देता है, और उस टॉक्सिक पानी के कारण, उस गंदे पानी के कारण हमारी मछलियां मर जाती हैं। यही बात बेटा यहाँ पर लिखी हुई है कि एक्वेरियम में बहुत सारा खाना अनईटन रह जाता है ना, जो कि क्या होता है बेटा, नीचे इकट्ठा होता है। उसके अलावा बेटा जो भी वेस्ट हमारी मछलियों ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, वो सब पानी के साथ मिलके नीचे ही क्या है, लेफ्ट अनट्रीटेड, वहीं पे पड़ा रहता है। एंड क्योंकि वहां पे कमी है डीकंपोजर्स की, तो ये सब क्या हो गया बेटा, नीचे एक्यूमुलेट हो गया और ये टॉक्सिक हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फूड चेन की। तो बेटा अभी हमने बात करी फूड चेन का मतलब क्या। फूड चेन सिंपली क्या होता है बेटा, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। फूड चेन एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमें यह बताता है कि भाई इकोसिस्टम के अंदर कौन किसको खा रहा है, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि एक फूड चेन दिख रही है आपको, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, ट्री को बेटा डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया।
ठीक है। यहाँ पे बेटा फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर क्या होगा, कौन फीड करेगा, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को बेटा फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को कोई ईगल हॉक खा गया, है ना। वैसे बेटा देखो पानी है ना, पानी के अंदर कुछ एक्वाटिक वाटर वीड्स वगैरह हैं, इसके ऊपर क्या फिशेस वगैरह फीड करेंगी, फिशेस को बेटा कोई हो सकता है कोई, है ना, कोई बगुला वगैरह, कोई बर्ड वगैरह उठा के ले जाए। तो ये सब फूड चेन है जो कि हमें ये बता रही है कौन किसको खा रहा है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब बेटा फूड चेन में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अगेन इंपॉर्टेंट है बट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी एक चीज है बेटा। फूड चेन में कौन ऑर्गेनिज्म किस जहां मतलब किस पोजीशन पे प्रेजेंट है वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। देखो ट्रॉफिक लेवल, लेवल मतलब पोजीशन, है ना। तेरा क्या लेवल है, मेरा लेवल देख, लेवल मतलब पोजीशन। फूड चेन में कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नंबर पे आता है, किस पोजीशन पे आता है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। भाई इस फूड चेन में 3 ऑर्गेनिज्म है, इस फूड चेन में 3 ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, डियर, लायन। प्लांट क्योंकि पहले नंबर पे है तो इसका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा 1, डियर दूसरे नंबर पे है तो इसका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा 2, लायन तीसरे नंबर पे है, इसका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा 3। यहाँ पे बेटा हमारा फ्लावर पहले नंबर पे है तो हम बोलेंगे प्लांट ट्रॉफिक लेवल 1 पे है, बटरफ्लाई सेकंड नंबर पे है तो हम बोलेंगे बटरफ्लाई ट्रॉफिक लेवल 2 पे है। यहाँ पे बेटा फ्रॉग तीसरे नंबर पे है तो मैं बोलूंगी फ्रॉग का लेवल जो है ट्रॉफिक लेवल 3 है, स्नेक का ट्रॉफिक लेवल 4 है, और वैसे ही हॉक या ईगल का ट्रॉफिक लेवल 5 है ना। मैं बोलूं बताओ भाई इस फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 2 पे कौन है, तो आप बोलोगे मैम 1 2 3, फिश 2 नंबर पे है तो फिश का ट्रॉफिक लेवल हो गया 2, वेरी गुड। तो बेटा पोजीशन का मतलब ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन में जो जिस नंबर पे होता है वो इसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ठीक है, देखो बेटा अब हमने यहाँ पे एक और चीज सीखी, हमने यहाँ पे क्या सीखी बेटा, एक और चीज सीखी। किसी भी फूड चेन की शुरुआत बेटा हमेशा किससे होगी, भाई फूड चेन की शुरुआत होगी जब फूड होगा, है ना। जब फूड ही नहीं होगा तो फूड चेन कहां से बनेगी। तो किसी भी फूड चेन की शुरुआत कहां से होती है बेटा, फूड से, और फूड कौन बनाता है, प्रोड्यूसर। तो बेटा फूड चेन में सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रोड्यूसर। फूड चेन में प्लांट हमेशा सबसे पहले नंबर पे होगा क्योंकि वही तो खाना बना रहा है फूड चेन के लिए पूरी। तो प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब बेटा प्रोड्यूसर को जो खाते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं वो कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कहां होंगे, सेकंड नंबर पे, तो उनका ट्रॉफिक लेवल हो गया 2। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो उसका ट्रॉफिक लेवल हो गया 3। सेकेंडरी को खाने वाला कौन होता है, टर्शरी, तो टर्शरी का ट्रॉफिक लेवल हो गया बेटा ट्रॉफिक लेवल 4, और टर्शरी को अगर कोई खा रहा है तो बेटा वो हो गया क्वार्टरनरी, तो हो गया बेटा ट्रॉफिक लेवल 5। मैम इसको भी कोई खाए तो भाई बहुत कम चांसेस होते हैं कि 5 से ज्यादा स्टेप्स हो, है ना, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अब बेटा मैं दोबारा बोल देती हूँ, बता देती हूँ, प्रोड्यूसर्स हमेशा पहले नंबर पे पाए जाते हैं, प्लांट हमेशा पहले नंबर पे पाए जाते हैं, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि पहला कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर को खाता है हमेशा सेकंड नंबर पे, तो ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा एक फूड चेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो बेटा मैं बोलूं कि बताओ स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो आप क्या बोलोगे। यहाँ पे मैम प्लांट ट्रॉफिक लेवल 1 पे है, प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया ट्रॉफिक लेवल 2, इसको माउस ने खाया ट्रॉफिक लेवल 3, तो मैम स्नेक चौथे नंबर पे है तो स्नेक का ट्रॉफिक लेवल 4 हो गया, राइट। तो ये ट्रॉफिक लेवल 5। ठीक है, प्लांट यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, माउस सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर, ये क्वार्टरनरी कंज्यूमर। ठीक है, वैसे ही बेटा यहाँ पे देखो एक एक्वाटिक फूड चेन है, एक्वाटिक फूड चेन मतलब पानी वाली फूड चेन, पानी है भाई, पॉन्ड है, लेक है, ओशन है, कोई सी, कोई वाटर बॉडी है। तो वहां पे देखो बेटा यहाँ पे हमने प्लांट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमने फाइटोप्लैंक्टन लिखा हुआ है। बेटा फाइटो का मतलब ये एक्चुअली होता है, फाइटो मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ओनली, बट ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करके खाना खाने की। अब देखो बेटा हमें आंखों से नहीं दिख रहा, बट आप इस बात को तो अग्री करोगे मैम हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हवा में घूम रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे। एग्जैक्टली तो जो पानी होता है बेटा, पानी के सरफेस पे ना बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, राइट। वो क्या करता है बेटा, उसके सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके ऊपर जब लाइट आके गिरती है तो वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। तो पानी के सरफेस पे फ्लोट करने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो साइनोबैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आ गए। तो फाइटोप्लैंक्टन से याद रखेंगे बेटा, पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स, पी फॉर प्रोड्यूसर्स।
P फॉर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, P फॉर प्रोड्यूसर्स। ठीक है बेटा। अब बेटा इन छोटे छोटे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को खाने वाले कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट जैसे कि बेटा आपने अमीबा के बारे में सुना है, पैरामीशियम के बारे में सुना है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये किसको खाते हैं भाई? ये दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो बेटा जू से हमेशा याद रखोगे बेटा, क्या जू से हमेशा याद रखोगे? एनिमल्स क्या करते हैं? खाना खुद बनाते हैं? नहीं, वो हमेशा दूसरों को खाते हैं। तो पानी के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे बेटा फिशेस की बात नहीं हो रही, बट उसके अलावा भी तो छोटे मोटे बेटा टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना। तो बेटा वो सब किस में आ गए? वो सब बेटा किस में आ गए? जू प्लैंक्टॉन्स में आ गए। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट ट्रॉफिक लेवल 1। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जू प्लैंक्टॉन्स, ये आ गए 2 नंबर पे। अब ये जू प्लैंक्टॉन्स को बेटा कोई छोटी मोटी फिश खाएगी तो वो 3rd नंबर पे। छोटी फिश को भाई कोई बड़ी फिश खा गई तो ये 4 नंबर पे, और बड़ी फिश को भाई कोई बड़ी सी किलर व्हेल खा गई तो क्या हो गया बेटा? ट्रॉफिक लेवल 5। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पे है ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्ट एज प्रोड्यूसर इन एक्वाटिक फूड चेन? एक्वाटिक फूड चेन में कौन प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर सकता है? बहुत सारे बच्चे देखते हैं हाइड्रा, ये लाइन लगा दो, हाइड्रा मतलब पानी, पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म। गलत। हाइड्रा एक तरीके का एनिमल होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ा था, याद है? बडिंग करता है, ऐसे ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। भाई ये एक एनिमल है, एनिमल कैन नेवर बी अ प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन, पी फॉर प्लांट लाइक, पी फॉर फाइटोप्लैंक्टन, पी फॉर मतलब प्लांट लाइक। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले को ही तो हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो आंसर बेटा ऑप्शन बी है, जू प्लैंक्टन। भाई जू आ गया नाम में, जू मतलब एनिमल, और एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, दैट इज 10% लॉ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 10% लॉ क्या है? 10% लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई फूड चेन हो रही है, मेजरली टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें, तो उस फूड चेन में जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके से होता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ, बेटा। अगर हम, है ना, अगर हम बात करें, एक सेकेंड बेटा, हमें ये पता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? प्लांट्स, राइट। तो बेटा मान लेते हैं ये हमारा एक प्लांट है। अब प्लांट के सरफेस पे बेटा क्या आके गिर रहा होगा? सनलाइट, राइट। ये हमारे क्या है? सूरज चाचू। अगर चंदा मामा है तो सूरज चाचू हो सकते हैं ना गाइस। तो बेटा हमें पता है कि हमारे प्लांट के सरफेस पे भाई बहुत सारी सनलाइट आके गिरती है, बहुत सारी सनलाइट आके गिरती है। अरे मैम, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या कर रहे हो? हमें पता है, बट ऐसे ही फन के लिए, है ना। तो बेटा हमें पता है कि सन से सनलाइट आके हमारे प्लांट के सरफेस पे आके गिरती है। सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी, सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, आप इस बात से अग्री करोगे। भाई कोई भी काम तभी हो पाता है ना जब एनर्जी हो। तो प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसको कहां से मिलती है? सनलाइट से। वो एनर्जी कहां से मिलती है? सन से। वो एनर्जी कहां से मिलती है? सन से, राइट। अब बेटा जितनी भी सनलाइट हमारे प्लांट के सरफेस पे आके गिर रही है, जितनी भी एनर्जी उसके पास आ रही है, याद रखेंगे बेटा उस सारी की सारी एनर्जी का केवल और केवल 1%, उस एनर्जी का केवल 1% यूज करते हैं प्लांट्स खाना बनाने के लिए। जितनी भी एनर्जी आई, सारी एनर्जी जितनी इसके पास आई, उसका केवल 1% प्लांट क्या कर पाते हैं? फूड में कन्वर्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब 10% लॉ पे वापस आ जाते हैं। 10% लॉ बेटा रेमंड लिंडमैन जी ने दिया था, और उन्होंने कहा कि जब किसी भी फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसको केवल 10% ही एनर्जी मिलती है, बाकी सब एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? एनर्जी की बात ही क्यों हो रही है मैम? देखो बेटा, फूड मतलब एनर्जी। कैसे? अब मैं ये बोलूंगी कि भाई खाना क्यों खाते हो? मैम वो मोमोज की चटनी चटपटी लगती है इसलिए खाते हैं। क्यों खाते हो? मैम भूख लगती है। अरे भाई बॉडी को फूड क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को खाने से क्या मिलती है? एनर्जी।
तो अगर बेटा मैं किसी भी चीज को खा रही हूं दैट मीन्स मैं उससे एनर्जी ले रही हूं। समझो इस बात को। मैंने बेटा प्लांट या किसी भी चीज को कंज्यूम करा, मैंने उसको एज अ फूड इसलिए कंज्यूम करा बिकॉज माई बॉडी विल गेट एनर्जी फ्रॉम दैट, राइट। तो बेटा अगर मैं ये बोलती हूँ प्राइमरी कंज्यूमर ने ग्रास को खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर इस ग्रास हॉपर ने जब इस घास को खाया तो इसने फूड को खाया। इसका तो फूड यही है ना बेटा, ये घास इसका फूड है। फूड मतलब इसको एनर्जी मिल रही है। भाई ग्रास हॉपर जब ग्रास को खाता है इसको फूड मिला, फूड मिला मतलब इसको एनर्जी मिली। तो इस ग्रास हॉपर को कहां से एनर्जी मिलती है? ग्रास से। भाई स्नेक ने इस ग्रास हॉपर को खाया तो स्नेक को कहां से मिली एनर्जी? भाई स्नेक का खाना है ग्रास हॉपर, तो स्नेक को एनर्जी कहां से मिल रही है? ग्रास हॉपर से मिल रही है। सेम चीज बेटा, इस ईगल ने इस स्नेक को खाया, ईगल ने स्नेक को खाया, तो भाई ईगल का फूड है स्नेक, और फूड है मतलब यहीं से इसको एनर्जी मिल रही है। तो आप ये बात समझ रहे हो ना? फूड चेन में बेटा ये एरोस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फूड चेन में बेटा एरो ये रिप्रेजेंट करती है कि प्रोड्यूसर से एनर्जी ग्रास हॉपर में गई, ग्रास हॉपर से स्नेक में गई, स्नेक से ईगल में या हॉक में गई। ठीक है बेटा। अब इसके बारे में 10% लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जब किसी भी फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वो इस तरीके से होता है, कि पहले वाले ऑर्गेनिज्म के पास जितनी भी एनर्जी थी उसका केवल 10% आगे वाले को मिलता है। तो मान लेते हैं बेटा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, तो मान लेते हैं बेटा इस ऑर्गेनिज्म के पास टोटल 4000, ठीक है, 4000 जूल एनर्जी है। इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% ही आगे वाले को मिलता है। ये बात कही थी 10% लॉ में रेमंड जी ने। अगर इसके पास 4000 है तो बेटा इसको कितना मिलेगा? मैम अगर इसके पास 4000 है तो आगे वाले को इसका केवल 10% मिलेगा। तो 4000 का 10% क्या हो गया? 400 जूल। वेरी गुड। 10% लॉ ये कहता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है उसका केवल 10% ही आगे वाले को मिलता है। 10% लॉ कहता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 10% आगे वाले को मिलेगा। अगर इसके पास 400 है तो आगे वाले को इसका केवल 10% मिलेगा। तो 400 का 10% क्या है? 400 का 10% तो 40 ही हुआ। वेरी गुड। 10% लॉ ये कहता है कि जितनी भी एनर्जी किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे है उसका केवल 10% आगे वाले को मिलता है। तो भाई 40 का 10% क्या होता है? 40 का 10% होता है 4, तो इसको केवल 4 जूल ही एनर्जी मिली। अरे बाप रे, अरे यार इतने से काम में कैसे कर रहा है यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू, इतनी मेहनत करके आया और इतनी कम एनर्जी मिली। एक्चुअली में दिस इज ट्रू। जो ऑर्गेनिज्म सबसे लास्ट में होता है सबसे कम एनर्जी उसी को मिलती है। तो 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, बेटा ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? 1, ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? 2, ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? 3, ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? 4। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी एनर्जी होती है उसका केवल 10% आगे वाले को मिलता है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। आपको क्या होगा, आपको उससे थोड़ा और समझ आएगा। ठीक है, आपको क्या आएगा बेटा? थोड़ा उससे और समझ आएगा। देखो एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इस फूड चेन में बेटा, अच्छा ये तो थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे हिसाब से, रुक जाओ। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक फूड चेन है, इसमें प्रोड्यूसर के पास 6000 जूल एनर्जी है। बेटा ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, तो इसने कहा कि प्रोड्यूसर के पास 6000 जूल एनर्जी है। तो आपको बताना है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी होगी। भाई प्रोड्यूसर को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को ईगल खा गई। वो कह रहा है बताओ इसके पास कितनी एनर्जी होगी। अरे माता जी इतना मुश्किल क्वेश्चन? अरे बहुत सिंपल है, देखो हमें पता है इसके पास 6000 जूल है, तो बेटा इसको क्या मिलेगा? केवल 10% मिलेगा। 6000 का 10% इसको मिलेगा। 6000 का 10% क्या है? 600 जूल। अगर इसके पास 600 जूल है तो इसका केवल 10% आगे जाएगा बेटा। 6000 का 10% क्या होगा? 60 जूल। तो भाई आंसर हो गया 60 जूल। कितना तो इजी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अब इस पे आते हैं। देखो हमें फूड चेन दी है जिसमें हमें बताया कि सपोज करो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 36 किलो जूल एनर्जी है। भाई पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। भाई ये कौन है? ये प्रोड्यूसर है। वेरी गुड। प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला कौन होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। प्लांट को बकरी है ना, ठीक है, ये खा रहा है। ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई इसके पास क्या है? 36 किलो जूल एनर्जी है। 36 किलो जूल। बेटा 36 किलो जूल को क्या मैं 36,000 जूल लिख सकती हूँ? जल्दी बताओ। किलो 36 किलो जूल को बेटा क्या मैं 36,000 जूल लिख सकती हूँ? वेरी गुड।
अब वो ये कह रहा है बताओ प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। भाई अगर इसके पास 36 जूल है तो आप ऐसे सोचो, इसके पास जितनी भी एनर्जी रही होगी, इसके पास जितनी भी एनर्जी रही होगी, है ना, उसका क्या मिला होगा बेटा, उसका 10% आगे गया होगा। ठीक है, तो जब बेटा मैं आगे आगे जाती हूं तो मैं क्या करती हूं, मैं इंटू 10 कर देती हूं, सॉरी उल्टा, हाँ 10 से डिवाइड कर देती हूँ। तो जब मैं वापस आऊंगी तो मैं क्या कर दूंगी बेटा, इंटू 10 कर दूंगी। तो अगर इसके पास 36,000 जूल एनर्जी है तो इसके पास कितनी होगी, इसके पास होगी बेटा 3,60,000 जूल। आया समझ? नहीं मैम, अरे बेटा सिंपल सी चीज है, जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बेटा, डिवाइड बाय 10, है ना, 6,000 डिवाइड बाय 10 600 डिवाइड बाय 10 60। तो बेटा जब आप इधर से इधर जाते हो तो आप 10 से क्या करते हो, जब आप इधर जाते हो तो आप 10 से इंटू करते हो, सॉरी यार उल्टा क्यों लिख रही हूं मैं, आप क्या करते हो बेटा, आप 10 से डिवाइड करते हो। अब बेटा उल्टा कर दो, जब आपको इधर से इधर आना है तो आप इंटू 10 कर दो। जब आप इधर आओगे बेटा, अगर आपको इधर का दिया है और इधर का आंसर निकालना है तो आप सिंपली क्या कर दो भाई, इंटू 10 कर दो, राइट। तो आप एक जीरो बढ़ाते जाओ, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे बेटा एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया, है ना, ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके के थोड़े से क्वेश्चंस बेटा आएंगे और आप आई थिंक कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, ये बेटा क्या है, ये आप सभी बच्चों के लिए एक चॉकलेट क्वेश्चन है। अब ये क्या होता है, देखो भाई चैट में कह रही हूं, कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, वहां पे मेरा बैच खुलेगा जिसका नाम है समृद्धि शर्मा 9th and 10th। उसके कम्युनिटी सेक्शन में जाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा, और अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं आपको एक प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स भिजवाऊंगी आपके घर, जिसमें बहुत सारी गुडीज होंगी। वहाँ पे PW की टी-शर्ट है, वाटर बॉटल है, मेरे स्टिकर्स हैं, तो बहुत सारी गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर ठीक करते हो। कहाँ जाना है, नीचे दिए गए लिंक पे कम्युनिटी सेक्शन में जाना और आंसर करना है। अब थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ फूड चेन की तरह काम करता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में, तो माय डियर यू आर इनकरेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घास को केवल डियर ही खाता है और डियर को केवल हमारा लायन ही खाएगा। भाई अगर आप जंगल की बात करो तो आपको इस बात का मतलब पता होगा कि भाई जंगल में बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, एंड वहां पे बेटा बात है सर्वाइवल की। तो कोई वहां पे बैठ के तुम्हारी तरह नखरे नहीं दिखाएगा कि मैं तो नहीं खा रहा भिंडी की सब्जी, मैं तो नहीं खा रहा टिंडे की सब्जी, है ना भाई, वहां पे सर्वाइवल देखना है। अब वहां पे बेटा, वहां पे अगर हमारा फ्रॉग ये बैठ के सोचने लगेगा कि मैं तो ये वाला कीड़ा खाऊंगा, ये वाला नहीं खाऊंगा, तो भाई जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा तू, है ना। स्नेक अगर यही सोचता रहेगा कि मैं तो केवल इसी वाले फ्रॉग को खाऊंगा, मैं इस वाले इसको नहीं खाऊंगा, इस वाले माउस को नहीं खाऊंगा, तो भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। व्हाट इज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक इन इकोसिस्टम इज फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, एक्चुअली में देखा जाए तो हमारी बहुत सारी फूड चेन एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और वो सारी फूड चेन क्या है बेटा, आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो जब बेटा आपस में बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, तो ये जो एक पूरा जाल बन गया है, एक जो नेटवर्क बन गया है, इसी को बोला जाता है फूड वेब। तो बेटा यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना। देखो बेटा यहाँ पे कॉर्न है, अब कॉर्न को हो सकता है बेटा कोई रैट खाए, है ना, रैट को बेटा ये हो सकता है कोई स्नेक खाए, बट ये भी तो हो सकता है रैट को कोई वुल्फ खा जाए। तो देयर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज, राइट। तो बेटा यहाँ पे कॉर्न को किसी ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई फ्रॉग को स्नेक खा जाए, ये भी हो सकता है कि फ्रॉग को कोई डायरेक्टली ईगल खा जाए, राइट। तो बहुत सारी फूड चेन है, आपस में क्या है भाई, डिपेंड करता है किसको क्या मिल रहा है। भाई जिंदा रहना है, नखरे नहीं दिखाने तुम्हारी तरह, मैं नहीं खाऊंगा टिंडे की सब्जी, है ना। तो बेटा दे आर लाइक जिंदा रह जाए, बहुत बड़ी बात है, जो मिल रहा है खा लो। सो इस तरीके से क्या है बेटा, हमारे फूड वेब क्या है, बनते हैं, कैसे बनते हैं, इंटरकनेक्शन,
इंटरलिंक्ड फूड चेन आपस में लिंक है एक दूसरे की सबसे। अब बेटा पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो हम बताएंगे फूड चेन क्या होती है, लीनियर होती है, सीधी सीधी होती है, कौन किसको खा रहा है। फूड वेब क्या है बेटा, नेटवर्क होता है, अलग अलग फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे बेटा केवल एक सिंगल चेन है बेटा, यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन है जो आपस में लिंक्ड है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर फूड चेन के अंदर बेटा एक ऑर्गेनिज्म, एक भी हमने ट्रॉफिक लेवल थोड़ा सा भी हिला दिया तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, पूरी फूड चेन अनस्टेबल हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, है ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। भाई स्नेक को माउस नहीं मिल रहा खाने को, कोई दिक्कत नहीं है जी, फ्रॉग को खा लूंगा, है ना, कुछ और नहीं मिल रहा कुछ और खा लूंगा। बट फूड चेन में भाई ऐसा नहीं है। अगर हम एक भी ट्रॉफिक लेवल को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके सामने बेटा एक फूड चेन दी हुई है, हमारे प्लांट है ना, हमारे प्लांट या ट्रीज है। इसको बेटा मान लेते हैं किसी डियर या किसी गोट ने खाया, है ना, किसी डियर या किसी गोट ने खाया, और उसको बेटा किसने खा लिया, उसको एक लायन ने खा लिया। अगर मान लो बेटा मैंने फूड चेन में से क्या किया, जितने भी ट्रॉफिक लेवल 2, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है। फूड चेन में से बेटा मैंने अगर इन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मान लो बेटा ये सब मर गए, या इन सब ऑर्गेनिजम्स को यहां से मैंने उड़ा दिया, खत्म कर दिया उस इकोसिस्टम में, ये है ही नहीं, तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा। मैम क्या फर्क पड़ता है भाई, बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा। आप ऐसे सोचो बेटा, लायन प्लांट तो खा नहीं सकता, लायन तो इसको खाता था, ये अब इसको मिल नहीं रहा, तो क्या होगा बेटा, लायन डाई, है ना, लायन बेचारा स्टारवेशन में मर जाएगा, है ना, लायन तो भूखा मर जाएगा, प्लांट वो खा नहीं सकता, ये इसको मिल नहीं रहा तो क्या होगा बेटा, भूख के मारे बेचारा मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन जो होगी सेकेंडरी कंज्यूमर की, ये क्या है बेटा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, पॉपुलेशन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर की वो क्या होगी, घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बेटा इसका इंपैक्ट यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमारे जो डियर है ना, वो क्या खाते थे, प्लांट को खाते थे, अब ये नहीं रहे, ये इसको खा नहीं रहा, तो इवेंचुअली बेटा इनको तो कोई खाने वाला ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, हमारे प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पूरी जो फूड चेन चल रही थी सब अनस्टेबल हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्या आता है बेटा, इंपैक्ट आता है। फिर आ जाता है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज बायो मैग्निफिकेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा हो जाना। अब क्या बड़ा हो गया भाई, कुछ चीज बढ़ गई, क्या चीज बढ़ गई, तो बेटा हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि भाई ह्यूमन बींग्स ने इतने सारे केमिकल्स बना दिए हैं, और ये सारे केमिकल्स बेटा हमारे आसपास ही हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ही है ना। पॉल्यूशन इतना है बेटा, हमारी नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में इतना सारा केमिकल जा रहा है, कितने सारे बेटा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फसलों के ऊपर छिड़के जाते हैं, वो सब वॉश आउट होकर अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, हमारे सॉइल में जाता है, उसी सॉइल में बेटा पेड़ पौधे उगते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों को हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में वो सारे केमिकल जाते हैं। आपने सुना होगा ना, अक्सर बोलते हैं भाई बाहर से सब्जियां ला रहे हो, फल खरीद के ला रहे हो, दाल ले रहे हो, चावल ला रहे हो, उसको अच्छे से धोना चाहिए फिर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है कुछ केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। तो क्या हो गया, अरे ये हार्मफुल होते हैं केमिकल्स, इनसे बीमारियां होती है, इनसे कैंसर होता है। और एक फिनोमिना देखने को मिलता है बेटा हमारे एनवायरनमेंट में, जिसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि ये बताता है कि अगर कोई केमिकल किसी फूड चेन में एंटर कर गया तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आगे आगे क्या है, बढ़ती जाती है। तो बायोमैग्निफिकेशन हमें ये बताता है, बायोमैग्निफिकेशन हमें क्या बताता है भाई, देखो मान लो बेटा यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक बेटा यहाँ पे ना, मतलब थोड़ा इसको डार्क कर दिया है सो दैट आप अंदर ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेसिकली ये किसी टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल को डिनोट कर रहे हैं, सिग्निफाई कर रहे हैं। तो आप ये देखो भाई, आप ये देखो, ये क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। यहां पे इमेजिन कर लेते हैं बेटा, है ना, यहां पे बेटा इमेजिन कर लेते हैं कि प्लांट्स वगैरह होंगे। अब जिस सॉइल में ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, है ना, जिस सॉइल में ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहां पे क्या थे, वहां पे बहुत सारे टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स थे बेटा। प्लांट बेटा इस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह थे। तो इनके अंदर भी क्या आ गए भाई, इनके अंदर भी वो टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स आ गए, ठीक है। अब बेटा इन प्लांट के ऊपर किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने फीड किया होगा, इन प्लांट्स के ऊपर किसी
छोटे किसने क्या किया होगा भाई, किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने फीड किया होगा। ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ये ट्रॉफिक लेवल 2 है, ये ट्रॉफिक लेवल 3 है, ये ट्रॉफिक लेवल 4 है। ठीक है, तो बेटा बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमेना ये कहता है कि जैसे जैसे फूड चेन हमारी आगे बढ़ेगी उस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम केमिकल ट्रॉफिक लेवल 1 में होंगे, फिर बेटा इनसे ज्यादा इसमें होंगे। ट्रॉफिक लेवल 2 को बेटा ये वाले ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो इनकी बॉडी में और ज्यादा केमिकल होंगे। ठीक है, इनको बेटा कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा तो इसकी बॉडी में और ज्यादा होंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमेना हमें ये बताता है कि भाई कोई भी केमिकल अगर किसी फूड चेन में चला जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, तो बेटा इसकी बॉडी में केमिकल थे, इसको ये खाएगा तो इसकी बॉडी में केमिकल गए, इसकी बॉडी में केमिकल थे, इस ऑर्गेनिज्म को ये खा गए तो अब इनकी बॉडी में केमिकल चले गए। भाई अब इस चूहे को, इसको बेटा किसी और दूसरे किसी बर्ड वगैरह ने खाया, किसी और ने खाया तो पूरी बॉडी में केमिकल थे, पूरी बॉडी इसकी बॉडी के अंदर गई तो अब वो केमिकल इसकी बॉडी के अंदर चले गए। तो यही बोलता है बेटा बायोमैग्निफिकेशन का फिनोमेना कि जैसे जैसे फूड चेन हमारी आगे बढ़ती है केमिकल्स भी आगे आगे ट्रांसफर होते हैं, और वो इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला ट्रॉफिक लेवल होता है उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, और एक्यूमुलेट होने के कारण बीमारियां होती हैं। राइट, तो यहां से बेटा कंसंट्रेशन जो है, टॉक्सिन्स का जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहां से बेटा हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज हमने एनर्जी के बारे में क्या सीखा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है? जो फर्स्ट नंबर पे होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। सबसे कम एनर्जी किसके पास होती है? जो आखिरी वाले पे होता है, क्योंकि हर बारी क्या होता है 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, केवल 10% आगे जाती है। अगर हम टॉक्सिन्स की बात करें, सबसे कम टॉक्सिन किसके अंदर होंगे? जो सबसे पहले होगा, और आखिरी तक आते 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 सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी बॉडी में होगी? जो लास्ट में होगा। अब मैं आपको देती हूं गुड न्यूज, नहीं बैड न्यूज। बेटा ह्यूमन बींग्स की फील्डिंग सेट है। मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा ऐसा होता है किसी फूड चेन में कि और ह्यूमन बींग को किसी और ने खाया, नहीं मैम शेर खा सकता है। अरे भाई रेगुलर थोड़ी है, इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट दिस इज नॉट रेगुलर थिंग। राइट, किसी भी फूड चेन की अंत कहां पे हो जाती है? ह्यूमन बींग पे, है ना। किसको किसने खाया, किसको किसने खाया, जैसे भाई पेड़ पौधों को बकरी ने खाया, बकरी को हमने खा लिया, फूड चेन खत्म। तो किसी भी फूड चेन में आखिरी में कौन होता है? आखिरी में ह्यूमन बींग ही होते हैं। अब देखो बेटा, आखिरी वाले को सबसे कम एनर्जी मिल रही है और केमिकल सबसे ज्यादा, तो बेटा हमारी तो फील्डिंग सेट है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है बेटा कि बायोमैग्निफिकेशन का सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? तो आप ये बताओगे किसी भी फूड चेन में ह्यूमंस जो होते हैं सबसे आखिरी लेवल पे पाए जाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में सबसे ज्यादा केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं और उनको बीमारियां होती हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देती हूँ बेटा, पानी के अंदर कोई एक्वाटिक प्लांट है, उस एक्वाटिक प्लांट को किसी छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को तुम पकड़ के ले आया और तुमने उस मछली को बना के खाया, तो अब वो सारे केमिकल तुम्हारे पेट में। ठीक है, चलो इसके अलावा बेटा किसी भी फूड चेन में 4 से 5 से ज्यादा चेन वो नहीं होते, ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेटा आखिरी तक इतनी एनर्जी नहीं बचती। 10% लॉ ने हमें ये बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी एनर्जी थी उसका केवल 10% आगे जाता है, बाकी का 90% भाई, बाकी का 90% सब हीट और दूसरी चीजों में वेस्ट हो जाता है। तो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते कितनी कम एनर्जी रह जाती है, और वो एनर्जी काफी नहीं होती सस्टेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो यार यहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है, कि इनफ एनर्जी नॉट लेफ्ट, इतनी एनर्जी काफी नहीं होती। उसके अलावा बेटा फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो है हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब केवल एक डायरेक्शन में। भाई देखो, प्लांट ने सनलाइट से एनर्जी ली, अब सन वापस तो नहीं मांग रहा कि मेरी सोल एनर्जी वापस कर। प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, अब ग्रास हॉपर से प्लांट लड़ता तो नहीं है मेरी एनर्जी वापस कर। नहीं, ग्रास हॉपर को बेटा फ्रॉग ने खाया, तो फ्रॉग और ग्रास हॉपर लड़ नहीं रहे मेरी एनर्जी वापस कर। एनर्जी एक डायरेक्शन में चले जा रही है, ट्रांसफर होती जा रही है, कभी वापस नहीं जाती एनर्जी, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कर लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल से लगातार बोर्ड के एग्जाम में आता जा रहा है। इन विच फूड चेन इन फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन। सबसे ज्यादा एफिशिएंट फूड चेन कौन सी है? भाई एफिशिएंट का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिले, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिले। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें, ग्रास के पास कुछ एनर्जी होगी, फिर थोड़ी और कम एनर्जी ग्रास हॉपर के पास जाएगी, उससे कम इसके पास, उससे कम इसके पास। ठीक है, फिर बेटा इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इसके पास थोड़ी और कम, इसके पास थोड़ी और कम। प्लांट्स के पास कुछ एनर्जी होगी, उसमें से 90% वेस्ट हो जाएगी, 10% मैन को मिलेगी। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आप याद रखेंगे बेटा, जितने
जितने कम ट्रैफिक लेवल होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, एफिशिएंट। जितने कम क्या होंगे, लेस ट्रैफिक लेवल होंगे उतनी कम क्या होगी, एफिशिएंट होगी। क्योंकि अगर बीच में बेटा और भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स होते तो मैन को क्या मिलता, ह्यूमन बीइंग को कुछ ना मिलता। समझो इस बात को, है ना। प्लांट को बकरी ने खाया, फिर बकरी को हमने खाया, तो भाई हमें कम एनर्जी मिली ना। हमने डायरेक्टली क्या करा भाई, प्लांट को कंज्यूम करा, तो हमें ज्यादा एनर्जी मिली। तो तुम जितना आगे हो फूड चेन में उतना फायदा है, उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। याद रखेंगे बेटा, जितनी छोटी फूड चेन उतनी ज्यादा एफिशिएंट फूड चेन, राइट। चलिए बेटा, तो इसी के साथ आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसे कि बेटा हम जानते हैं जहां पे ह्यूमन बींग्स वहां पे प्रॉब्लम, टू मच फन, टू मच प्रॉब्लम्स। और एक प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट की क्या है, एक प्रॉब्लम हमारे एनवायरनमेंट की ये है कि ह्यूमन बींग्स ने ऐसे केमिकल्स बना दिए जिन्होंने हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया। अब ये क्या है भाई, ये हमारी मदर अर्थ है, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब बेटा ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है बेटा, इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और इस ओजोन गैस ने क्या बनाई हुई है, एक लेयर बनाई हुई है जिसका नाम होता है ओजोन लेयर। अब ये ओजोन गैस ऊपर जाके कैसे बनी, चलो देखते हैं। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, राइट, यस, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है। अब होता क्या है बेटा, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज आके गिरती हैं। अब जब सन से आके जब इस O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज गिरती हैं, तो होता क्या है बेटा, इन दोनों ऑक्सीजन के एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो टूट जाता है, राइट। शीशा हो या दिल हो या हो, बॉन्ड टूट तो जाता ही है। तो टूट गया भाई, ऑक्सीजन के बेटा दो एटम जुड़े हुए थे, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से क्या हो गए बेटा, दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये बेचारा फिरता रहूं दर बदर, कोई तो बना लो मेरे साथ बॉन्ड। अब होता क्या है भाई, ऑलरेडी और भी बहुत सारे ऑक्सीजन के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में घूम रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन का एटम बेचारा जो क्या हो गया है बेचारा, भटक रहा है। ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ क्या करा लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब दो एटम ये थे, एक एटम ये आके जुड़ गया तो क्या बनेगा बेड़ू, वेरी गुड, दो पहले से है, एक आके इसके साथ जुड़ गया तो क्या बनता है बेटा, O3 गैस मतलब ओजोन गैस। तो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ इस तरीके से ये ओजोन गैस वहां पे बनती है और इसने एक लेयर बनाई हुई है जिसका नाम है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या करती है बेटा, ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, ये हमारी अर्थ को बेटा प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से। तो जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट बैक करके क्या कर देता है बेटा, ये वापस भेज देता है। तो हमको बचा रहा है बेसिकली, बट हम नहीं बचा रहे, हमने तो नुकसान कर रखा है बेटा, इतना दुखी कर रखा है हमने अपनी एनवायरनमेंट को, हम क्या ही बताएं। हमारी एनवायरनमेंट हमसे बहुत दुखी है बेटा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने कुछ केमिकल्स बनाए जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, है ना, ऐसे केमिकल्स डाले गए। अब ये केमिकल्स बेटा क्या हुए, ये केमिकल्स उड़ के हमारे एटमॉस्फेयर में गए, एटमॉस्फेयर में ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में गए, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके बेटा ओजोन गैस को क्या करने लगे, ये डैमेज करने लगे। अब जब हमारी ओजोन लेयर डैमेज होने लगी तो क्या हुआ बेटा, जब हमारी ओजोन लेयर डैमेज होने लगी तो क्या हुआ, सोचो बेटा, यहाँ से ओजोन लेयर क्या हो गई, डैमेज हो गई। तो यहाँ पे भाई हमारे सूरज चाचू इतने भी दयालु नहीं है। अब यहां से क्या था बेटा, जो भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस थी वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आएंगी। अब जब वो अर्थ के सरफेस पे आएंगी तो क्या करेंगी बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेस हार्मफुल होती हैं, हमारे डीएनए को, हमारे प्रोटीन को हार्म करती हैं, हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी लो करती हैं, एंड बीमारियां जैसे कि बेटा स्किन कैंसर कॉज करती हैं, मोतिया, कैटरैक्ट कॉज करती हैं। तो भाई क्या करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बंद करो भाई, ठीक है। चलो तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर को कौन से केमिकल हार्म कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, ठीक है। मिथाइल ब्रोमीड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये कुछ केमिकल्स हैं। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है, यूवी रे हमारी उस तक पहुंचती है अर्थ तक, और स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डीएनए डैमेज, इम्यूनिटी कम हो जाना, सनबर्न होना, प्रोडक्टिविटी, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है, हमारी मछलियां, मरीन लाइफ भी क्या होती है, डैमेज होती हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्यों रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर तक पहुंच गया। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर बेटा क्लोरीन पाया जाता है, जो कि हमें पता है बेटा इटसेल्फ इज एन
रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्लोरीन होता है बेटा, ये जाके हमारे ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेस हमारे तक पहुंचती है। अब देखो बेटा, ये बात ये नहीं कि आज हमें पता चली है बेटा, ये बात है ना, ये बात बेटा 1980s में ही क्या कर ली गई थी बेटा, ऑब्जर्व कर ली गई थी। और उस टाइम पे बेटा एक क्या किया गया, हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत क्या हुई, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहां पे अलग अलग देश के सारे नेता बैठे कि देखो भाई फील्डिंग सेट हो जाएगी, देख लो यार ऐसे दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई बचाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे सारे बड़े बड़े देश के लीडर्स बैठे और उन्होंने कहा कि भाई अब से हम ऐसे अप्लायंसेस, ऐसी हम जो अब मशीन्स होती हैं नहीं बनाएंगे जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो वहीं पे बेटा क्या कर दिया गया कि अब से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को फ्रीज कर देंगे, अब हम आगे से नहीं यूज करेंगे। और धीरे धीरे बेटा उसका इम्पैक्ट देखा गया एंड गाइस फाइनली हमारी ओजोन लेयर काफी हद तक हील हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखो बेटा इतना बुरा हाल था, मतलब ये कैसे समझोगे इसको, देखो बेटा ये डार्क जहां पे है, मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्दी ओजोन और यहाँ से सब क्या है बेटा धीरे धीरे कम हो चुकी है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे देखो बेटा क्या है, ये बेटर हो रही है, हील हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था बेटा 1989 में, सॉरी 1987 में, है ना। चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसमें बेटा ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारण नहीं होता। कैटरैक्ट होता है, स्किन कैंसर होता है, सनबर्न होते हैं भाई, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं गाइस। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बींग्स जहां है ना वहां कूड़ा भी है ना, क्योंकि इतना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब भी वेस्ट की बात होती है तो वेस्ट दो तरीके के होते हैं, वेस्ट दो तरीके के होते हैं। वेस्ट क्या है बेटा, या तो बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिस वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह, है ना, डिकम्पोजर जिस वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं उसको बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फिर भी क्या है बेटा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बना है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये डिकम्पोज नहीं होता, आज डालोगे 10,000 साल तक भी वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सिंथेटिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। ये क्या है बेटा, बहुत ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहता, कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो गया बेटा, हमारी इन्वायरमेंट के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, बट भाई ये बहुत लंबे टाइम तक क्या है हमारे इन्वायरमेंट में रहता है और हार्म करता है। जब बेटा नेचुरल चीज है, जैसे कि बेटा वूल है, पेपर है, मैम पेपर थोड़ी ना नेचुरल है भाई, प्लांट से ही तो बनता है ना। वूल, पेपर, फ्रूट, वेजिटेबल के छिलके, वुड वगैरह, ये सब चीजें क्या है बेटा बायोडिग्रेडेबल है। बट एल्यूमिनियम की कैन हो गई, आयरन नेल्स हो गई, सिल्वर फॉइल हो गया, डीडीटी क्या होता है, एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है ना, और ये बायो एक्यूमुलेट हो सकता है। आपको पता है डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, बैन हो गया अब तो। ठीक है, और ये बायो मैग्निफिकेशन होती है इसकी, मतलब अगर ये फूड चेन में चला जाए तो धीरे धीरे सब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जाता है और ये हार्मफुल है। और नॉट जस्ट डीडीटी बेटा, कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, ये अगर हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा चले जाए ना बीमारियां कर देते हैं। जैसे कि मरकरी बेटा अगर जरूरत से ज्यादा चला जाए ना जैसे बच्चों में, तो बेटा ये ना मेंटल रिटार्डेशन कॉज कर देता है, तो यार ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो ये दो तरीके के वेस्ट हो गए। अब क्या करें, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तो हम क्या बना सकते हैं बेटा, खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, है ना। हम क्या करें, कैसे डिस्पोजेबल करें, कैसे मैनेज करें, तो भाई लैंडफिल कर सकते हैं। लैंडफिल में क्या होता है, सारा कूड़ा लेते हैं हम, है ना, एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं, उसके ऊपर मोटी सी परत चढ़ा देते हैं सॉइल की और उसके ऊपर प्लांट्स उगा देते हैं। धीरे 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 बेटा जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, डिकम्पोज होकर सॉइल में चला जाता है, और जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो यहीं पे रह जाता है। तो एक तरीके से छुटकारा मिल गया। उसके अलावा बेटा हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन जो होता है बेटा, बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम डिस्पोज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हॉस्पिटल से वेस्ट वगैरह आया, अब उसमें बेटा है ना लोगों के बॉडी से निकला हुआ ब्लड है, उनकी बॉडी के स्किन के इन्फेक्टेड चीजें हैं, तो हम उसको ऐसे कहीं नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई और उसको टच करेगा तो उसको बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या करते हैं, तो बेटा उन सारी चीजों को लेते हैं और एक बहुत बड़ी सी भट्टी मतलब एकदम गरम चीजों है ना, एकदम जला देते हैं उसको और ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, राख बन जाती है। और फिर राख को बेटा बाद में हमें पता है थोड़ा बहुत सॉइल वगैरह में डाल सकते हैं।
तो इस क्या होता है बेटा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जला के ऐश में कन्वर्ट कर देना, मतलब इंसिनरेशन कर देना। उसके अलावा बेटा सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब भाई हमारे घरों में वॉशरूम्स हैं, है ना, टॉयलेट्स हैं, वहां पे हम बेटा अपना वेस्ट निकालते हैं। अब वो सारा वेस्ट बेटा कहाँ गया, सीवेज में गया, नालियों में गया, नालियों से नालों में गया। अब नालों से बेटा वो पानी जनरली हम देखते हैं क्या होता है, कई बारी रिवर्स में डाल दिया जाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या है बेटा, रिवर में डालने से पहले उस सारे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है बेटा, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, जो भी उसमें से यूजफुल चीजें हैं। मैम उसमें क्या यूजफुल होगा, भाई गाय के गोबर से देखा है खाद बनती है, तो तुम अपने पूप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। उस सब चीजों को अलग किया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है। कुछ चीजें से बेटा क्या है, गोबर गैस, बायोगैस बनाई जाती है, और जो भी चीजें बेटा काम की नहीं होती उनको अलग कर दिया जाता है और पानी साफ कर दिया जाता है और फिर सॉइल के अंदर डाला जाता है, सॉरी वाटर के अंदर डाला जाता है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, वेस्ट को ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यस, इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम वेस्ट को यूजफुल क्या कर सकते हैं, ट्रीट, अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा रीसाइक्लिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें चीजों को क्या करना चाहिए, जैसे पेपर हो गया, है ना, मेटल वगैरह हो गया, इनको हमें रिसाइकल कर देना चाहिए। हमें बेटा याद रखना चाहिए चीजों को हम क्या करें, रीयूज करें, रिड्यूस करें और रिसाइकल करें। इससे हम अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। जैसे कि बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लास्टिक कप है, आपके पास एक पेपर कप है, क्या यूज करना चाहिए। अरे मैम हमें तो कोल्ड ड्रिंक से मतलब है, पेपर कप में दो या प्लास्टिक कप में दो, मिलनी चाहिए। अरे नहीं भाई, देखो पेपर कप यूज करोगे अच्छी बात है, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सेफ है, डीकंपोज हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक नॉट गुड, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, डिकम्पोज नहीं होगा। सही बात है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा, प्लीज, है ना, ये मत लिख कर आना अरे मैम एक ही तो बात है, एक बात नहीं है गाइस, थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, इसी के साथ बेटा चैप्टर हो गया है खत्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें से क्या चीज डिकम्पोज नहीं होगी। न्यूज़पेपर हो जाएगा, काउ डंक हो जाएगा, कॉटन क्लॉथ हो जाएगा, सोडा की कैन नहीं होगी, भी बताया ना, मेटल एल्यूमिनियम की कैन वगैरह नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से रिलेटेड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, हाँ तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ब्रोकन डाउन, है ना, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। रिमेन इनर्ट, इनर्ट मतलब जो रिएक्ट ना करे, कुछ करे ही ना, भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इनर्ट। एनवायरमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। मैं हार्म द इकोसिस्टम, भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सारी चीजें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे अप्लाई होती हैं, सिर्फ ये बात बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे क्या होती है, अप्लाई होती है। इकोसिस्टम में क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ नॉन लिविंग चीजें, बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग, राइट। चलिए, फूड वेब क्या है, फूड वेब बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं इकोसिस्टम में तो क्या बनता है, फूड वेब बनता है। ठीक है बेटा, चलो ये बताओ इसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है ओजोन की फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन के लिए भाई ओजोन कब बनती है, जब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़े। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होगी तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं टूटेगा और ये ऑक्सीजन के एटम नहीं अलग होंगे, और अगर ये ऑक्सीजन के एटम नहीं अलग होंगे तो फिर ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होगी और O3 बनाएगी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब सनलाइट क्या है, जरूरी है ओजोन बनाने के लिए। और ओजोन की मस्ती तो देखो, पहले बनी किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, और बाद में सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर दिया, रोक दिया। सोचो, यूवी रेज ने मदद करी ओजोन बनाने में और बाद में ओजोन ने उसी को ब्लॉक कर दिया, नहीं दूंगी एंट्री, नहीं जाने दूंगी, रक्षा करूंगी अर्थ की। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, आपको बताना है इसमें से एपेक्स प्रीडेटर कौन है। एपेक्स मतलब टॉप पे। ठीक है, तो बेटा किसी भी फूड चेन में आपको टॉप पे कौन देखने को मिलेगा। अगर आपको ये फूड चेन मिली तो इस फूड चेन में सबसे टॉप पे कौन होगा, इस फूड चेन में बेटा सबसे टॉप पे कौन होगा। भाई ग्रास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को मान लेते हैं किसी रैबिट ने खाया, है ना, रैबिट वगैरह को बेटा मान लो कोई स्नेक खा गया, स्नेक को बर्ड खा ली गई कोई, तो यहाँ पे बेटा आंसर क्या है, ऑप्शन सी बर्ड। ठीक है, चलो कुछ केमिकल्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, धीरे धीरे हर ट्रॉफिक लेवल पे बेटा उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है और मैक्सिमम हो जाती है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, टॉप कंज्यूमर होता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन बेटा आपको पूछा जाएगा इस तरीके का, फूड चेन और फूड वेब में क्या है डिफरेंस बताना है।
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है बेटा। इसके अलावा आपको बताना है डिकम्पोजर क्या होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो चीजों को डिकम्पोज करके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और इनका रोल पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, डिकम्पोजर के ऊपर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो बेटा अब वो किस चीज में हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, ठीक है। वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल में मिक्स करते हैं, वो न्यूट्रिएंट रिलीज कराते हैं, उन्हीं की वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं बेटा, और उन्हीं की वजह से बेटा जब न्यूट्रिएंट आते हैं तो हमारी सॉइल फर्टिलिटी उन्हीं की वजह से क्या है, बढ़ती है। फूड चेन क्या है बेटा, आपको बताना है एनर्जी का फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। तो सीक्वेंशियल सीक्वेंस जो होता है, कौन किसको खाएगा, ये फूड चेन है। और फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है हम बताएंगे भाई। फ्लो ऑफ एनर्जी ऐसी होती है, सबसे पहले सनलाइट से मिलती है एनर्जी प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी एंड सो ऑन। और आप ये बताओगे कि केवल यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। सो दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग द आंसर, ठीक है। चलिए आपको ये बताना है, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, है ना, समाज के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड पेपर में कि भाई वेस्ट डिस्पोजल है, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, सजेस्ट करो। तो भाई हम ये बताएंगे भाई वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनको बार बार यूज करें, रिसाइकलिंग करें, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर दें, ठीक है। हम क्या करें बेटा, डिस्पोजेबल चीजों का यूज ना करें, क्योंकि डिस्पोजेबल चीज हम यूज करते हैं फेंक देते हैं, यूज कर देते हैं फेंक देते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को हमें मिनिमाइज करना है ना। हमें बेटा प्लास्टिक की बोतल ना यूज करके हमें क्या करना है, मेटल की बोतल यूज करनी चाहिए, जूट के थैले यूज करने चाहिए, है ना। इस तरीके से हमें क्या है बेटा काम करना है। अब बेटा ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कि भाई पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का जब यूज करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, रिवर पॉन्ड में आ जाता है ना। और ये एक बहुत डीप कंसर्न है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज करने पे ये सब क्या है बेटा, पॉन्ड रिवर के पानी में पहुंच जाते हैं। तो ये क्यों कंसर्निंग है, क्योंकि ये सारा पानी जो है प्लांट्स में जाएगा, प्लांट से किसी और ऑर्गेनिज्म में, उस और ऑर्गेनिज्म से किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और उनकी बॉडी में ये एक्यूमुलेट होंगे और हमें बीमारियां कॉज करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन की, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन की। तो ये प्रॉब्लम, ये कंसर्न यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको एक फूड चेन दी हुई है ना, आपको एक फूड चेन दी हुई है, और फूड चेन में क्या है बेटा, हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है। लीफ है ट्रॉफिक लेवल 1, कैटरपिलर ट्रॉफिक लेवल 2, कैमिलियन ग्रिगेट ट्रॉफिक लेवल 3, स्नेक ट्रॉफिक लेवल 4 एंड ट्रॉफिक लेवल 5, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, आपको बताया गया है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है तो आपको बताना है प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 1000 होगी। क्या बताया है, जब इधर आते हैं तो एक जीरो बढ़ा दो, अगर इसके पास 1000 है तो इसके पास कितनी होगी, 10,000 जूल। तो ये इसका आंसर हो गया। अब वो ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल कि इस फूड चेन में हम 2 ट्रॉफिक लेवल बढ़ा दें। तो मैंने बताया है भाई, किसी भी फूड चेन में बेटा 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेटा ऑलरेडी देखो इसके पास अगर 100 जूल एनर्जी है तो इसको कितनी मिलेगी, 10, और इसको कितनी मिलेगी, 1। तो इसके बाद अगले वाले को क्या मिलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो इनफ एनर्जी नहीं होगी, राइट। तो किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि 10% लॉ कहता है हर ट्रॉफिक लेवल पे 90% एनर्जी लूज हो जाती है, केवल 10% आगे जाती है, और उतनी एनर्जी काफी नहीं होती आखिरी में, ठीक है। चलो बेटा, तो इसी के साथ आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो बता देना, लिख देना कि मैम बन गए हम 0 से हीरो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।